प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लिंग संबंधी असमानता या लिंग विभेद की समस्या पर विचार विमर्श करेंगे। लैंगिक विषमता क्या है? लैंगिक विषमता का अर्थ है लिंग के आधार पर महिलाओं पर किसी भी प्रकार का भेदभाव, बहिष्कार या बंधन लगाना, जिसका प्रभाव या उद्देश्य चाहे उसका वैवाहिक स्तर जैसा भी हो, स्त्री पुरुष को समानता के आधार पर प्राप्त अधिकारों को कमजोर करना या निष्प्रभावी बनाना हो और महिलाओं को उनके मानवाधिकारों और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या किसी अन्य क्षेत्र में मौलिक स्वतंत्रताओं के उपयोग या इस्तेमाल करने से वंचित करना हो। समाज में लैंगिक विषमता के दो आधार हैं। पहला जैविकीय तथा दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक। ये दोनों ही आधार लैंगिक विषमता को अपने अपने ढंग से अभिव्यक्त करते हैं। इसकी सैद्धांतिक व्याख्या करने से पूर्व लिंग या जेंडर किसे कहा जाता है उसे समझना होगा। सामान्य भाषा में लिंग का अर्थ व्यक्ति की श्रेणियों तथा व्यक्ति द्वारा रीति क्रियाओं दोनों से होता है, किंतु जीव विज्ञान के संदर्भ में लिंग का अर्थ शरीर रचना संबंधी विभेदों से है जो कि स्त्री तथा पुरुष के मध्य पाए जाते हैं। हमारा लिंग और व्यापक रूप में हमारी जैविकीय संरचना जीन्स का परिणाम है। स्त्री तथा पुरुष के व्यवहार में विभेद क्या लिंग का परिणाम है? इस विषय पर मत भिन्नता पाई जाती है। कुछ विद्वान स्त्री तथा पुरुष के बीच पाए जाने वाले व्यवहार विभेद, जो कि किसी किसी रूप में सभी संस्कृतियों में पाए जाते हैं, जीव विज्ञान के कारण मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे सांस्कृतिक कारण से मानते हैं। प्राणीशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो स्त्री द्वारा किए जाने वाले कार्य कम गतिशीलता तथा घर पर अधिक रहने के कारण स्त्री को गृह कार्य ही सौंपे गए हैं, जबकि पुरुष ने अपनी अधिक शारीरिक शक्ति के कारण आखेट और कृषि संबंधी कार्यों को ग्रहण किया तथा समाज में शक्ति प्राप्त कर ली जो अब तक बनी हुई है। मर्डॉक ने अपने द्वारा अध्ययन किया और सभी जिन समाजों में अध्ययन किया उन सभी समाजों में यौन आधारित श्रम विभाजन को पाया। पार्सन्स ने भी परिवार में पिता की भूमिका को भावात्मक नृत्व के रूप में चित्रित किया है। यदि हम मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये परिप्रेक्ष्य इस बात में विश्वास रखता है कि मानव व्यवहार संस्कृति द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित होता है। मानदंड, मूल्य एवं भूमिकाएं संस्कृति द्वारा निर्धारित एवं समाज द्वारा संप्रेषित होती हैं। लेवी स्ट्रॉस स्त्रियों की भूमिकाओं के बारे में ये मानते हैं कि समाज की रचना की प्रक्रिया के दौरान स्त्री ने अधीनता की स्थिति ग्रहण की। उनके अनुसार संस्कृति का विकास स्त्री पुरुषों के विनिमय से प्रारंभ हुआ, जिसके द्वारा पारिवारिक बंधन मजबूत हुए और समाज का निर्माण हुआ। मानसिक गुणों एवं प्राणीशास्त्रीय कारकों का या लिंग में क्या संबंध है, इसे ज्ञात करने के लिए मार्गरेट मीड ने 3 भिन्न भिन्न प्रकार की जनजातियों अरापेश, मंडगुमेर एवं टेनाम्बुली का अध्ययन किया। उसके अध्ययन का निष्कर्ष ये है कि यौन भेद के संदर्भ में जैविक तथ्यों के आधार पर स्त्री पुरुष की सामाजिक भिन्नता दर्शाना अनुपयुक्त है। सर हेनरी मेन ने पुरुष की स्वाभाविक उच्चता एवं स्त्री के स्थान के बारे में अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि सामाजिक संगठन का सार्वभौमिक रूप वह था जिसमें सत्ता का स्वरूप पितृसत्तात्मक था। प्रारंभ में परिवार ही समाज की इकाई था। परिवार से ही यह सत्ता गोत्र, जनजाति और आगे की ओर हस्तांतरित होती गई। सदैव पुरुष ने शासन का कार्य किया है। अपवाद रूप से ही अस्थायी रूप में मानव समाज में माता की सत्ता विद्यमान रही है। फ्रॉइड कहते हैं कि स्त्री पुरुषों में यौन भेद ही उनकी सामाजिक भूमिकाओं के भेद के लिए उत्तरदायी है। फ्रॉइड की स्त्रीवाद के बारे में संपूर्ण समझ व विश्लेषण स्त्री पुरुषों के यौनिक भेद पर निर्भर है। फ्रॉइड का मत है कि स्त्री में बचपन से ही पुरुष की तुलना में यौनिक दृष्टि से हीन भावना जन्म लेने लगती है और उसमें पाए जाने वाले स्त्रियोचित गुण, रुचियाँ, भावनाएं, मनोवृत्तियाँ और इच्छाएं किसी न किसी रूप में उसके असंतोष तथा क्षतिपूर्ति संबंधी विचार को व्यक्त करती हैं। फ्रॉइड ने स्त्री और पुरुष को दो ध्रुव न मानकर उन्हें समान माना है। इस प्रकार से उसका सिद्धांत लैंगिकता पर आधारित है, प्रेम पर नहीं। मार्क्स के मित्र एंगेल्स ने मानवशास्त्री मॉर्गन के उद्विकासवाद को ग्रहण किया तथा उसके व्यक्तिगत संपत्ति, एक विवाह, पितृसत्तात्मक परिवार एवं राज्य के बारे में उद्विकासीय सिद्धांत को लागू किया। इसी दौरान उसने स्त्री के पुरुष के अधीन होने का विश्लेषण भी किया।
एंगल्स का मुख्य और इस विचार का विरोध करना था कि स्त्री को ईश्वर ने कमजोर बनाया है। एंगल्स ने इतिहास के उदाहरणों द्वारा यह दर्शाने का प्रयास किया कि प्रारंभ में स्त्री समाज की एक स्वतंत्र एवं उत्पादन में समान रूप से भागीदार सदस्य थी और आगे चल के वह पुरुष के अधीन व पुरुष पर निर्भर पत्नी बन गई। प्राचीन युग में स्त्री पुरुषों में श्रम विभाजन इस तरह से किया गया कि स्त्री और पुरुष दोनों के को समान माना जाता था और उनके दो वर्ग बन गए। पुरुष शिकार करने व मछली मारने के उपयुक्त माना गया और स्त्री गृह कार्य के लिए। विभिन्न सिद्धांतों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि समाज में स्त्री की भूमिका की व्याख्या किसी एक सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती, वरन इन सभी सिद्धांतों के सामूहिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि समाज में स्त्री की पुरुष की तुलना में निम्न परिस्थिति के लिए एकाधिक कारक उत्तरदायी रहे हैं। मात्र किसी एक ही कारक को स्त्री की पुरुष से निम्नता एवं अधीनता के लिए उत्तरदायी मानना एक प्रकार का निर्धारणवाद होगा, जो कि समाजशास्त्रीय दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में विषमता, इनइक्वालिटी इन सोशल फील्ड। भारत में सामाजिक क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं के बीच निम्न क्षेत्रों में विभेदीकरण देखा जा सकता है। परिवार में माता की परिस्थिति की तुलना में पिता की परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है। पुत्री की तुलना में पुत्र को, पत्नी की तुलना में पति को अधिक सम्मान और महत्व की दृष्टि से देखा जाता है। घर पर सभी महत्वपूर्ण निर्णय पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं। शिक्षा। भारत में आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं के बीच विभेदीकरण बढ़ता जाता है। पुरुष की शिक्षा दीक्षा को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है तथा उन्हें शिक्षा ग्रहण करने हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अधिकांश लोग शिक्षा को क्योंकि नौकरी प्राप्त करने का साधन समझते हैं, अतः वे लड़की के शिक्षा प्राप्त करने को सामाजिक दृष्टि से हेय समझते हैं। विवाह के क्षेत्र में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त है। पति के चयन में कन्या की इच्छा को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। विवाह विच्छेद के अधिकार भी महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक हैं। कई समाजों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। जाति प्रथा में यज्ञ, हवन, अनुष्ठान एवं जनेऊ धारण करने के अधिकार पुरुषों को रहे हैं, स्त्रियों को नहीं। युद्ध में भाग लेने, देश एवं विदेश में व्यापार करने का अधिकार पुरुषों को ही था। स्त्रियों का कार्य क्षेत्र तो सदैव घर ही रहा है। नातेदारी के क्षेत्र में भी पुरुषों के कार्य स्त्रियों की तुलना में अधिक पाए जाते हैं। आर्थिक विषमता। महिलाओं की आर्थिक स्थिति को आजकल समाज की स्थिति के विकास के एक निर्धारक के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि महिलाएं प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः आर्थिक क्रियाओं में योगदान देती हैं। वे समस्त पारिवारिक दायित्वों का बोझ स्वयं उठाकर पुरुषों को केवल आर्थिक क्रियाएं संपादित करने का पूरा समय व अवसर प्रदान करती हैं, अथवा स्वयं भी पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के साथ साथ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होती हैं। आज भागीदारी की दृष्टि से कृषि, पशु व्यवसाय, हैंडलूम आदि में महिलाओं के अनुपात में काफ़ी हद तक वृद्धि हुई है। यही नहीं, पिछले दशक में महिलाओं की क्रियाओं से संबंधित नए आयाम उभर कर सामने आए हैं। संपत्ति के संबंध में आर्थिक विषमता। संपत्ति के अर्जन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया। यद्यपि कानूनी तौर पर आज महिलाओं को संपत्ति का समान अधिकार प्राप्त है, तथापि वे आर्थिक दृष्टि से अपने जीवन के सभी कालों में पुरुष की दया पर ही आश्रित रही हैं। संपत्ति के अधिकार में भी विरासत से प्राप्त संपत्ति, वैवाहिक संपत्ति अथवा स्वयं अर्जित संपत्ति पर भी महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त हैं। आधुनिक ही नहीं वरना आदिम समाजों में भी लिंगीय आधार पर विषमता पाई जाती है। वहाँ श्रम विभाजन आयु, लिंग या विशेषज्ञता के आधार पर देखने को मिलता है। पुरुष शिकार करने जंगलों में जाते हैं तो स्त्रियां घर की देखभाल, बच्चों का लालन पालन, जंगलों में कंदमूल, फल फूल, साग पात आदि के संचय का कार्य करती हैं। एस्किमो, अंडमानी एवं अरुंटा जनजाति में ऐसा ही देखने को मिलता है। आदिम समाजों में पुरुष ही शिकार का अगवा एवं युद्ध का नेतृत्व करने का कार्य करते हैं। पितृसत्तात्मक समाजों में पिता से पुत्र को संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है, जबकि मातृसत्तात्मक समाज में मामा की संपत्ति का अधिकारी भांजा होता है। इस प्रकार से लिंगीय विषमता के आर्थिक स्वरूपों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक महत्व एवं अधिकार दिए जाते हैं। और अंत में है राजनीतिक विषमता।
की राजनीतिक स्थिति इस बात से जानी जाती है कि सत्ता के स्वरूप निर्धारण और उसमें भाग लेने के मामले में उन्हें कितनी समानता और आज़ादी प्राप्त है, और इस संदर्भ में उनके योग को समाज कितना महत्व देता है। तो हमने देखा ये था लिंग विभेद की समस्या, और इसके बाद हम अगले वीडियो में सांप्रदायिकतावाद के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। आप सबका धन्यवाद।